लगभग 2500 वर्ष से अयोध्या का इतिहास उपलब्ध है। विदेशी जो यात्री आए उन्होंने लिखा है फायान हुइनसांग दिस दैट कि अयोध्या क्या थी। लेकिन अयोध्या के प्रति आकर्षण देश भर में कब से शुरू हुआ? 6 दिसंबर को। और अब वो आकर्षण चरम पर है। कैन यू इमेजिन के पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में 50-55 करोड़ लोग आए, 50-55 करोड़, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन काशी, मथुरा, अयोध्या। हर महीने 1-1.5-2 करोड़ आदमी, तीनों जगह 1-1 करोड़ 2-2 करोड़। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भाजपा को वोट दे रहा है वही अयोध्या जा रहा है, ना, ये भी नहीं। भाजपा के इतने मेंबर थोड़ी ना कि 50-60 करोड़ आदमी अयोध्या, मथुरा, काशी चला जाए। परमात्मा की कृपा ही कहूंगा मैं। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि 6 दिसंबर, और बोले पीछे से वाले गेट से तुरंत निकल जाओ, भागो। आया और मैंने खबर लिख दी। अच्छा, अब वो आदत मेरे अंदर अभी भी लिखने में भी थी और बोलने में भी है कि मैं बहुत ज़्यादा एडिट करके बहुत ज़्यादा लिखता और बोलने वाला आदमी नहीं कि सबको अच्छा लगे ऐसा बोलना। नहीं, जो सही है वही बोलना, वही लिखा जाए। मैंने सूत्र उसमें नहीं लिखे कि सुविश्वास सूत्र बता दिया। तो मैंने लिख दिया कि भाई 6 दिसंबर को सुबह 11:15 बजे निर्णायक कार सेवा अयोध्या में होगी। तो वो 8 कॉलम छप गई, बवाल हो गया। मेरे समय में कौन लोग पत्रकार बीजेपी कवर कर रहे थे अलग अलग अखबारों में? राम बहादुर राय जी कर रहे थे, जो पद्मश्री, पद्म भूषण, इंदिरा गांधी कला केंद्र के अध्यक्ष, वीनानाथ मिश्रा, विजय त्रिवेदी जी के ससुर, वो कर रहे थे। माननीय चटर्जी, सरोज नागी, एस रामचंद्रन, ये लोग कवर कर रहे थे। उनके बीच में जैसे समझ लो फरारी गाड़ियों के बीच में मोपेड, मैं क्या, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं। अगले दिन किसी अखबार ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। 6 दिसंबर के बाद जागरण ने लिखा। मैं अगले दिन आया ऑफिस, तो सीढ़ियों पे ही हमारे इंतजार में हमारा सेवा संपादक तैनात। बोले भाई साहब नरेंद्र मोहन जी आके बैठे, सुबह बहुत गुस्से में ढूंढ रहे। 3 बार पूछ, मैंने परमात्मा के स्मरण किया। मैंने कहा लग रहा है अब आज गई। ठीक है, तो क्या करना है जाने दो। मैं गया, भाई साहब बोलते भाई साहब नरेंद्र मोदी नए थे तो नए का अपना आकर्षण होता है। मनमोहन सिंह पर उनका व्यक्तित्व भारी लग रहा था देश को। मनमोहन सिंह जी बिल्कुल शिथिल और मोदी जी तेवर। लंघन करें तो 100 करें, भक्षण करें तो मांस, अरे लोमड़ी बावरी सिंह चरत कहूँ घास। राजनीति में ऐसा होता है। इसलिए मेरा मानना है कि हर काल का एक नेता होता है। तो मतलब योगी जी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे ये उनकी जन्मपत्री बता सकती है या ईश्वर बता सकता है, तो क्या कहें। बट मुझे लगता है कि प्लेसमेंट है। वैसे नेता एक होता है काल का, उस समय खंड का एक नेता, जैसे कल्याण सिंह जी, वाजपेयी जी, क्योंकि अपने कालखंड के नेता रहे ना। नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि अब भविष्य के चेहरों में इतना बड़े फॉलोइंग वाला व्यक्ति भाजपा में और कोई नहीं, मोदी जी के बाद। ननकू और रज्जाक की कहानी आज हम इस पॉडकास्ट में आपको सुनाने वाले हैं। ननकू और रज्जाक कोई भी हो सकता है, 2 नाम ही। लेकिन जब कोई बात सिमली में कही जाए, उपमा दे के कही जाए और उदाहरण दे के समझाया जाए, तब इनका अर्थ समझ में आता है कि आम व्यक्ति के बीच में, लोकमानस में चीज़ें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं। उसका जो पैरामीटर है, जो उसका टेस्ट है, वो ननकू और रज्जाक से होता है। ऐसे ही पॉडकास्ट में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही विशेष मेहमान से, जिनका नाम है अमिताभ अग्निहोत्री। और अमिताभ जी करीब 35-40 साल का पत्रकारिता का अनुभव है और बिल्कुल ग्राउंड का फर्स्ट हैंड अनुभव है। किताब पढ़ के या अखबार पढ़ के या सुन के जो ज्ञान होता है वो बोरोड नॉलेज होता है और उसमें बहुत खामियां होती हैं। लेकिन जब आप खुद पाँव चल के रिपोर्टिंग करते हैं और देश दुनिया में घूमते हैं, तब जो आप अपने अनुशीलन के आधार पर बताते हैं वो बहुत रियलिटी के करीब होता है। तो देश की राजनीति को समझना है, समाज जीवन को समझना है, लोक जीवन को समझना है, तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगा कि कोई हो सकता है। और थोड़ा मेरा बायस भी था क्योंकि अमिताभ जी हमारे इंस्टीट्यूट के सीनियर हैं, आईएमसी के मतलब शायद पहले बैच के सीनियर हैं और हम बहुत बाद में आए, तो वो मेरा थोड़ा सा एक लगाव और बायस ज़रूर है इसमें। लेकिन ये मेरा वायदा है कि इस पॉडकास्ट को सुन के आप बहुत कुछ सीखने वाले आज।
बिल्कुल शुरू से अंत तक आप जुड़े रहेंगे, मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे, क्योंकि जो किस्से और कहानियां हैं वो सच है, वो बनाई हुई नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन एक ज़रूरी सूचना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और फिर हम लोग आगे इस तरह की जर्नी जारी रखेंगे। अमिताभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमारे लिए समय निकाल के आए, ये बहुत बड़ी बात है। और चूंकि मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ, मैंने आपके बहुत सारे शोज़ देखे हैं जी। आपकी जो शैली है कहने की वो कमाल की है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर में अब उस पीढ़ी के पत्रकार होंगे जो इस तरह चीज़ों को समझा सकते हो। तो चलिए मैं आपसे किस्से कहानियों के जरिए सुने, चूँकि आप समकालीन या जो पीछे चले गए हैं ऊपर, उन सारे बड़े बड़े नेताओं से आप व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, उनकी कहानियां आपको कंठस्थ हैं। और हम तो हमेशा आप भी कहते हैं कि बिना गूगल देखे बात करते हैं हम लोग, कि गूगल देखने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा शुरुआत हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसी हुई, ये मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। देखिए, मेरे परिवार में कहीं पत्रकारिता का कोई वो नहीं था। पत्रकारिता से मेरे परिवार का कोई परिचय नहीं था। हम परिवार में पत्रकारिता का अर्थ इतना नहीं था कि भाई जब टीवी आ गया तो टीवी देखने लगे, उससे पहले अखबार आता था, अखबार पढ़ लिया बस। पत्रकार बनने जैसा कोई गलतफहमी किसी को कभी नहीं रही। मेरे परिवार में सब लोग एकेडमिक उसके बेंचमार्क सेट करने वाले थे, सब मेरे भाई बहन सब। मेरे पिता फर्रुखाबाद में एक बड़े श्रद्धा के केंद्र थे। उनकी मतलब बिल्कुल भारत की जो ऋषि परंपरा है, आचार्य परंपरा है, वो उसी के वो थे प्रतीक। तो उस सब के बीच में लेकिन मेरा जो जीवन शैली थी या मेरा जो जीवन का फलसफा था वो थोड़ा सा अलहदा था। मैं उस समय भी सामाजिक दायरे में मेरा बहुत विस्तार था। तो संक्षेप में अगर बताऊं तो उस वक्त हमारी माँ की इच्छा थी कि भाई मैं कॉमर्स साइड का विद्यार्थी रहा, एमकॉम कर रहा था, तो उनकी इच्छा थी कि सीए करिए या एमबीए करिए। तो मैंने कहा नहीं, सीए तो बहुत ज़्यादा मुनीमी टाइप का मामला हो जाएगा, खाता बही तो मेरा जीवन में नहीं। अब कोई ये भी कह सकता है कि जब खाता बही आपको से इतनी चिढ़ थी तो आपने कॉमर्स लीक है। तो मेरा रहा लीक क्षण तीनों चले टाइप का जीवन रहा कि ठीक है। तो एमबीए का मैंने एंट्रेंस का टेस्ट दिया और टेस्ट में पास हो गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये आपके संतोष के लिए है, ताकि कोई आपसे ये ना कहे कि आपका बेटा कुछ कर नहीं पाए। करके हो गया, आपका संतोष हो गया, मात्र ऋण अदा हुआ। अब मैंने कहा कि मुझे एक अवसर दे दीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर ये कर ही लेंगे। आईआईएमसी का विज्ञापन निकला था, ये 86-87 की बात। हाँ, तो रोजगार समाचार एक पत्र आता था, उसमें मैंने भर लेने दो। थोड़े आरंभिक नानुकुर के बाद माता पिता राजी हो गए, भर दिया, हो गया, सिलेक्शन हो गया, आ गया। तो हमने कहा भाई अब तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि यही शर्तें हुई थी कि अगर आ गया तो वहीं चला जाऊंगा, नहीं आया तो एमबीए करूंगा। जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जो स्टेपनी रखी गाड़ी में, वो इस्तेमाल हो जाएगी टाइप का। आईएमसी में आ गया तो यहाँ से जीवन की धारा मेरी बदल गई, और फिर एक नया संघर्ष पथ, एक नया अग्निपथ। और क्योंकि मैं फर्रुखाबाद के परिवेश से आया था, और वहाँ और दिल्ली में बहुत अंतर था। और ये आईआईएमसी, मुझे नहीं पता अब क्या स्थिति है उस संस्थान की, लेकिन उस वक्त वो संस्थान भारत का इकलौता संस्थान था उस स्तर का, और 12-13 अन्य देशों के छात्र छात्राएं भी वहाँ पढ़ा करते थे। सोचिए, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान था उस वक्त। वहाँ मैं एक एलियन की तरह अपने को पाता था। कुछ ना लोग मुझे समझ पा रहे थे, ना मैं लोगों को समझ पा रहा था। लेकिन फिर वही डूबना, उतराना, लड़ना, न दैन्यम न पलायनम, क्या, और लड़ते 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 लड़ते, और जब मैं वहाँ से पास आउट होके निकला तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि मैं वहाँ टॉप करके निकला आईएमसी। तो मुझे लगा कि हाँ,
और उसके बाद होता है, वो उम्र भी ऐसी होती है, लगा कि भाई अब तो आईएमसी टॉप कर लिया है, तो अब तो खुशवंत सिंह और अरुण शौरी के बाद हम ही हैं। तो ये अब ज्यादातर इंसान हाँ, को हो जाती लगता है, हो है जाती है गलतफहमी, और उस उम्र में होनी भी चाहिए। हाँ। उस उम्र में भी नहीं होगी तो फिर कब गलतफहमी होगी भाई। तो लेकिन जब मैं वहां से 563 नंबर की शायद बस पकड़ के बाहर आया, उसका वो डंडा पकड़ के, तो मुझे समझ आ गया कि दुनिया कितनी कठोर है और यहाँ मुझे सरवाइव करना है। तो वहाँ से चलते चलते फिर दैनिक जागरण से शुरुआत हुई। दैनिक जागरण का दिल्ली एडिशन आया, तो कमलेश्वर जी मेरे पहले संपादक थे। कमलेश्वर जी बड़ा संपादक। गौरव का विषय है मेरे लिए। और केवल संपादक ही नहीं थे, मैं उनका स्नेह पात्र भी रहा, ये भी बड़ी कृपा रही उनकी। और मेरा लिखा कमलेश्वर जी को अच्छा लगता था, ये मेरे लिए गर्व की बात थी। और फिर वहाँ से यात्रा शुरू हुई, फिर अखबार के बाद टीवी के बाद डिजिटल, ये सब होते यहाँ तक आई जर्नी आगे बढ़ती गई। तो अंतर सर, आपने जब ये पढ़ाई लिखाई कर ली, जर्नी शुरू करी, तो थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं, लेकिन एक चीज उसी संदर्भ से मुझे फिर आप समझाइएगा। हमने देखा कि आपकी जो शैली है वो लोकमानस को एड्रेस करती है। दो शब्द हमने जो शुरू में कहे थे कि ननकू और रज्जाक की बात अक्सर आप करते हैं, कि वो एक सिम्बली है कि हम किसको एड्रेस करना चाहते हैं। इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि ये विधा अब गायब है। अब लोग इंटेलेक्चुअली अपने लिए लिख रहे हैं, शायद कि वही लिखें, वही पढ़ें, वही समझें, लेकिन आपकी शैली बिल्कुल अलग है। वाचिक पत्रकारिता जो है, वो जो वाणी से हो रही है, टीवी हो या डिजिटल हो, कुछ भी हो, जहाँ बोल के लोगों को समाचार दे रहे हैं, वो तो फिर स्वाभाविक है, वैसा ही होना चाहिए आपका बोलना, जो सामान्य व्यक्ति भी समझ सके और उसको लगे कि हाँ भाई, हमारी बात हमारे ढंग से कही गई। मतलब जब हमको लोग मिलते हैं, सामान्य लोग भारत के मिलते हैं, और वो कहते हैं कि हम आपको सुनते हैं, तो हमको लगता है हमारे मन की बात कही आपने और हमारे ही अंदाज में कही। सारा खेल है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको साहित्य से, वो मेरे ख्याल से दिमाग में आ गया तो अब दे ही दूँ। गोस्वामी तुलसीदास और केशव दास, दो बड़े कवि भारत के, बहुत बड़े। दोनों ने राम के चरित्र पर लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और केशव दास ने रामचंद्रिका लिखी। ठीक। केशव दास की रामचंद्रिका यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज की ड्रॉर में रखी रह गई। जो उन पर ही पीएचडी करे वो निकाल के पढ़े, वरना तो। और तुलसी बाबा का रामचरितमानस हर घर के पूजा घर में पहुंच गया। मेरे बाबा नाना की पीढ़ी का भारत, या उससे भी पहले का भारत भी, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं भी था, उनको भी मानस कंठस्थ थी। क्या? बिल्कुल सही। ये तुलसी बाबा की रीच है। क्यों? क्योंकि लोक मन की बात लोक भाषा में की जानी चाहिए, इसलिए तुलसी अमर हो गए और वो लाइब्रेरी में कन्फाइंड हो गए। उनको केशव जी को साहित्य का भूत भी कहा। हाँ, इसे लगा। हाँ, तो सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास हैं, बाकी सब खद्योत्सम जहाँ तक करत प्रकाश। मेरा मानना यह है कि ये मंच, ये विधा हमारे बौद्धिक ज्ञान के प्रदर्शन की विधा नहीं है। ये लोक के पीड़ा के समाधान खोजने का एक जरिया है। तो उसी की भाषा में कि भाई, जो डॉक्टर अपने मरीज से को कंफर्ट जोन में नहीं ला पाए, उसकी भाषा में बात ना कर पाए, वो डॉक्टर कैसे सफल होगा? जो वकील मुवक्किल के स्तर पर उतर कर बात ना कर पाए, मुवक्किल उसको समझ पाए, वो मुवक्किल को समझ पाए, तो अब तक बात नहीं बनेगी। और वो नेता भी व्यर्थ जो जनता से
जनता उसको ना समझ पाए और वो जनता को ना समझ पाए। ये तो वैसे ही हो गया कि छत पर बाल्टी उल्टी रख दी, रात भर पानी बरसा, सुबह देखा बोले पानी तो आया नहीं। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए भारत में देखिए, समकालीन दौर में भी देखिए कि कुछ राजनेता हैं जो अपने वाणी की क्षमता से, वक्तृत्व कला से, ओरेटरशिप से जनता को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं क्या? और कुछ है वो अच्छी भी बात अपनी समझ से तो अच्छी कहते होंगे, जनता कहते अरे झुट्टे बेकार है। ये इससे सिद्ध होता है कि आपको जिसके लिए है आपकी विधा, जो कैचमेंट एरिया है, जो टारगेटेड ऑडियंस है, उसकी भाषा, उसका चिंतन, उसका मनन, उसकी स्थिति आपके कहन में झलकनी चाहिए। ये है। मुझे याद है एक बार विषयांतर है लेकिन मतलब भाव उससे समझ में आएगा। एक बार एक बड़े राजनेता, बड़े, उनका परिवार भी बड़ा था, वो चुनाव लड़ने आए। नाम नहीं लूँगा, नाम लेना ठीक नहीं लगता है। तो मैं फर्रुखाबाद में था उस वक्त, तो एक कार्यक्रम हुआ, मैं भी था उसमें। तो उनको बड़ा रुमाल उन्होंने नाक पर रख लिया और बाद में वो लोग कुछ लाए, समोसा जलेबी, गरीब लोग वो भी नहीं खाई, और उनका भाई बड़ी गंदगी है, और बड़ा भाषण देके किस तरीके से वो भागे। अगले दिन एक रिव्यू बैठक टाइप की थी, तो मैंने उसमें कहा, तब मैं बहुत कम टीनेज से थोड़े से ज़्यादा रहा हूँगा। मैंने कहा कि भाई ये व्यक्ति यहाँ सफल नहीं हो सकता। इनको जो इनके मालिक हैं, यानी जो इनको वोट करेंगे, इनको उनकी गंध पसंद नहीं, और वो इनकी गंध में, इनके कपड़ों में, इनके शेरवानी में, इनकी अचकन में अपनी कोई झलक नहीं देख रहे, तो कैसे बात बनेगी? कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसा अपने उनके फाटा तंग। गांधी सबसे अच्छे कम्युनिकेटर क्यों माने जाते हैं? इसीलिए ना। गांधी जी को सुनिए, कभी कठिन बोझिल बात नहीं कही, सरल बात, छोटी छोटी बात, क्या? लेकिन उनका, और केवल वाणी नहीं, आपका चरित्र भी साथ साथ चलता है। कौन बोल रहा है? हमारे यहाँ कहा गया शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। लेकिन इसमें मैंने एक राइडर लगाया। इस शास्त्रीय अवधारणा में एक राइडर मैंने लगाया। शब्द तभी ब्रह्म है, शब्द केवल तभी ब्रह्म है जब उसका प्रयोगकर्ता उस शब्द का तपस्वी है, अन्यथा शब्द ब्रह्म नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कथाएं आती हैं कि ऋषि ने श्राप दे दिया, ऋषि ने वरदान दे दिया। उनके शब्द ब्रह्म हुए दोनों स्थितियों में, क्योंकि वो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, क्या? समझिएगा। गांधी ने कहा करो या मरो, पूरा देश तैयार हो गया। किसी ने पूछा कि गांधी जी आपसे तो सीधा चला नहीं जा रहा है, और हमसे कह रहे हो करो मरो ताकि अंग्रेज हमको मारे, नहीं ना। जयप्रकाश जी ने इमरजेंसी में, मुझे उनको देखने का अवसर मिला, जयप्रकाश जी को, तो उन्होंने बिल्कुल कृशकाय थे, लग रहा था कि जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। उनकी किडनी विडनी खराब कर दी गई थी जेल में। इतने ही बोले, केवल डरो मत अभी मैं जिंदा हूं, इतने लो पिच पर, और 15-20 मिनट तक ताली बजती रही, नारा लगता रहा, 1 लाख 1.5 लाख लोग, लोकनायक लोकनायक लोकनायक। आप बोल के देख लो या मैं बोल के देख लूं, घर वाले भरोसा नहीं करेंगे, बाहर वाले को तो छोड़ो, वो कहेंगे भाई आप क्या कर लेंगे, नहीं करे, डरो मत। क्या? शब्द ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्मत्व अपने प्रयोगकर्ता के आत्मबल से, आत्मतप से ही पाता है। बहुत बड़ी बात है, ये जान लीजिए। तो सबके लिए शब्द ब्रह्म नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक, ये तो सब पढ़ रहे हैं, सैकड़ों साल से पढ़ रहे हैं, हजारों साल तक पढ़ेंगे। लेकिन सिद्ध उन्हीं को होगा जिनका जीवन
तपस्वी का होगा। तपस्वी होगा। अन्यथा किताब है, गुलशन बाबरा का उपन्यास पढ़ लो, चाहे मंत्र की किताब पढ़ लो, बात देखिए क्या। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए कि बहुत रिसेंट में रखते हैं हम लोग, पिछले 10-15 सालों में देश की राजनीति में बहुत बदलाव हम लोगों ने देखा है, लेकिन चूंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लोकमानस में किस तरह के बदलाव आपने देखा है नेताओं के प्रति, जनता के मन के विचार, उनके सोच में, जो हमें परिलक्षित होती है राजनीति के तौर पे? देखिए, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये कि देश पिछले अगर 10-12-15 साल की बात करें तो देश आज़ादी के बाद से और 15 साल पहले तक वो मोटे तौर पर गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द ही व्यवस्थाएं बुनता था, चुनता था। क्या वो मानता था कि भारत की राजनीति के ये केंद्रीय पात्र तो यही लोग हैं। क्या वो परिस्थिति खत्म हो गई और वो एक बड़ा बदलाव था। एक दूसरा बड़ा बदलाव आया, वो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर आया। देश ने ये सोचना शुरू कर दिया, आज से हम कहेंगे आपसे 80s के अंतिम चरण में, यानी जब ये 87-88 वाला समय आया आफ्टर इंदिरा जी, उनका डिमाइस के बाद का, देश ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई भारत का आत्म तत्व क्या है, और जो भारत का आत्म तत्व है वो केंद्रीय बिंदु होना चाहिए भारत की समाज नीति का, राजनीति का। उसकी खोज शुरू हुई। उससे पहले इस तरह की बात न कोई करता भी नहीं था, और जो करे उसको लोग डपट भी देते थे। क्या तो खोज शुरू हुई कि भाई अयोध्या है तो फिर वहां राम का मंदिर क्यों नहीं। फिर ऐसी तमाम चीजें आई, काशी की बात हुई, मथुरा की बात हुई। वो जो जागृति आई उसको मैं कहता हूं भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। वो उसका राजनीतिक फायदा नुकसान वो तो बात की कहानी है, वो छोटी कहानी है। भाजपा आज है कल हो सकता ना रहे, लेकिन जो भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो गया वो भाजपा पर डिपेंडेंट नहीं है। भाजपा नहीं होगी तो जो पार्टी होगी उसको समझना पड़ेगा। ये देव जागृत काल का जागरण काल है। मैंने एक बार कहा था कि देवोत्थान एकादशी एक दिन आती है, अब तो ये सालों भर चल रहा है देवोत्थान भारत में। आप सोच सकते हैं कि एक खाड़ी के देश के एक शेख आए थे जवाहरलाल जी के समय, बड़े भारी कोई रहे होंगे शेख, तो उनको बनारस घुमाने ले गए पंडित जी, तो बनारस के मंदिरों को ढक दिया गया कि शेख का मूड न खराब हो जाए। अब ये संभव नहीं, किसी की सरकार रहे, अभी संभव किसी की सरकार रहे, जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी रहे, भारत ये अनुमति अब नहीं दे सकता, और जो ऐसा कर देगा वो राजनीतिक तौर पर शून्य हो जाएगा। ये जागृति है, सांस्कृतिक किसी का विरोध नहीं, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान को, आत्मगौरव को तराजू पर नहीं रखेंगे। ये जो भाव भारत में आया, आप सोचिए 2500 वर्ष, लगभग 2500 वर्ष से अयोध्या का इतिहास उपलब्ध है। विदेशी जो यात्री आए उन्होंने लिखा है क्या, फायान हुएनसांग दिस दैट, कि अयोध्या क्या थी। लेकिन अयोध्या के प्रति आकर्षण देश भर में कब से शुरू हुआ? 6 दिसंबर के बाद से। 6 दिसंबर क्या, और अब वो आकर्षण चरम पर है। कैन यू इमेजिन कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 50-55 करोड़ लोग आए, 50-55 करोड़, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन
काशी, मथुरा, अयोध्या। आप सोच सकते हैं, हर महीने 1-1.5-2 करोड़ आदमी, तीनों जगह 1-1 करोड़, 2-2 करोड़। ये जागृति काल है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भाजपा को वोट दे रहा है वही अयोध्या जा रहा है, ना ना ना, ये भी नहीं। भाजपा के इतने मेंबर थोड़ी ना कि 50-60 करोड़ आदमी अयोध्या, मथुरा, काशी चला जाए। इसलिए भाजपा से इसको बहुत ज्यादा जोड़ना भी ठीक नहीं। ये भारत का जागृति काल है और इसका असर सामाजिक जीवन पर भी दिख रहा है, राजनीतिक जीवन पर भी दिख रहा है। अब भयादोहन की राजनीति बंद हो गई। हाँ, ये वक्फ का जो विधेयक, संशोधन विधेयक पास हुआ पिछले दिनों लोकसभा में और फिर राज्यसभा में, तो उसने हमको ये बताया कि मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर ब्लैकमेलिंग, और हिंदी में कहें तो भयादोहन, आप स्वीकार नहीं। अन्यथा आज से पहले कोई सोच ही नहीं सकता। वो कहते भाई साहब वक्फ, अरे बोले भाई साहब कहाँ आग में हाथ डालोगे? नहीं, अगर कुछ समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं तो दूर करिए, हो गया। ये एक बात आई है। और एक और बात बताता हूँ आपको, पता नहीं आपके नोटिस में आई कि नहीं आई, हो सकता आई होगी, आप विदेश में सब जगह घूमते हैं, कि पहले काशी में हम जाते थे जब, आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, तो काशी की घाट पर गंगा आरती के समय रिटायर हो चुके पति पत्नी और उनके बूढ़े माँ बाप, ऐसे ही लोग दिखते थे। क्या? बिल्कुल, कि भाई ठीक है, बोले घर वालों ने भी कह दिया कि यहाँ हो चाहे काशी रहो, एक ही बात है। क्या? अब 20-25 साल के बच्चे बच्चियां बहुतायत में होते हैं गंगा आरती पर, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे काशी में हो, चाहे सरयू जी की आरती हो, चाहे यमुना जी की आरती हो। बिल्कुल, ये मैंने नोटिस किया। मैं आपको बताऊं एक उदाहरण, और उसमें बच्चे वो हैं जो इन्फोसिस में भी काम कर रहे हैं, जो सीमेंस में भी काम कर रहे हैं, जो एयरटेल में भी काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि वो संस्कृत पाठशाला में पढ़ा रहे हैं। नहीं, एकदम सही। मैं मुंबई की बता रहा हूँ, अभी कुंभ हुआ, तो मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास वो लोअर परेल का इलाका बहुत महंगा इलाका और बहुत हाई राइज 100 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें सब रहते हैं। तो मैं मेरे लिए ये बहुत अभिभूत करने वाली बात थी कि वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सोसाइटी जिसको हम लोग मानते हैं, लोढ़ा की द पार्क के नाम से, उसमें रहने वाले लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप बना के वो लोग कुंभ के दर्शन के लिए आए थे, जो मेरे लिए लग रहा था कि ये लोग शायद न जाएं, लेकिन वो आए और उसमें सब यंग, मैक्सिमम एज 35। ये जो बात आपने कही, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ। ये बात मैंने अपने शो में कही भी कि भाई कुछ लोगों ने कहा कि भाई कुंभ तो हजारों साल से हो रहा है। मैंने हाँ, हजारों साल से हो रहा है, लेकिन इस कुंभ की एक विशेषता मैं बताता हूँ जो हजारों साल में कभी नहीं हुई। बोले बताइए। मैंने कहा जिस भी कुंभ महाकुंभ के समय भारत की हिंदू आबादी जितनी भी रही हो, अलग अलग रही हर महाकुंभ, लेकिन उसका 55% कभी कुंभ नहीं आया। टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज, ये सनातनियों की कुल जनसंख्या का 55% कभी कुंभ नहीं ना आया, हर्षवर्धन महाराज के समय से लेके और 2013 के कुंभ तक। ये केवल 25 का कुंभ था, महाकुंभ, जिसमें हर 2 सनातन परिवारों में से एक परिवार कुंभ नहा गया। ये देवोत्थान है। यस, ओके। तो अब थोड़ा सा और करंट पे लेके आते हैं। उत्तर प्रदेश और देश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और तो बहुत सारे राज्यों में है। क्योंकि आपने यूपी बहुत कवर किया और एक बीच में एक जिक्र आपने 6 दिसंबर किया था, और मैंने कहीं सुना भी, जो वो घटना आपसे सुननी कि जब आपने उसकी रिपोर्टिंग की थी, वो मुझे बताइए। फिर मैं ये पूछूंगा कि आप मुलायम सिंह से निजी तौर पे मिले हैं, आप काशीराम जी से मिले हैं, आप योगी जी से मिलते ही रहते हैं, मायावती से मिले हैं, फिर इनके ऊपर थोड़ी बात करें, लेकिन पहले वो मुझे 6 दिसंबर की घटना सुनाइए। देखिए 6 दिसंबर की घटना, जो बात बाद में कही गई, कल्याण सिंह ने कही या बाकी लोगों ने कही, बात सच्ची वही थी।
स्थिति ये हो गई थी कि, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं लिब्राहन कमीशन के सामने गवाही दे के आने वाला व्यक्ति था। मुझे भी नोटिस कर दिया था लिब्राहन कमीशन ने, जो अयोध्या घटना को ढांचा गिरने की जो जांच कमीशन बना था, नरसिंह राव ने जो बनाया था, उसमें मुझे भी नोटिस आया था। हाँ, और मेरी सब कटिंग लेके लिब्राहन साहब बैठे थे, जज साहब, तो मुझे भी कटघरे में खड़ा करके वो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी। तो खैर ढांचा क्यों गिरा, कैसे गिरा टाइप का। वहाँ स्थिति ये थी कि संघ, भाजपा, साधु संत सब चाहते भी तो भी उस दिन कुछ रोक पाने की स्थिति में नहीं थे। वो आप ही समझ लीजिए कि समुद्र में ज्वार भाटा जैसी स्थिति थी। रोकने की कोशिश की गई। मुझे याद है शेषाद्री जी को माइक दिया गया, वो कई भाषाएं जानते थे, तमिल में भी बोलो, तेलुगु में भी, कन्नड़ में भी, क्या कि रुक जाओ, वहां मत जाओ। सिंगल जी नीचे उतरे, उनका कुर्ता ही फटते बचा। लोगों ने कहा कार सेवा नहीं कराओगे तो मार बहुत खाओगे। क्या? और हर हर गंगे और हर हर महादेव और जय श्री राम में जो होना था वो हो गया। क्योंकि जब आप चीज़ों को एक सीमा तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं तो उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। और वहाँ करीब 2.5 से 3.25 लाख आदमी मौजूद था, छोटा सा परिसर था। तो हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि कल्याण सिंह इस बात को लेकर प्रतिबद्ध थे कि बाकी सारे उपाय किए जाएं लेकिन गोली नहीं चले अयोध्या में। कार सेवकों पर हम गोली नहीं चलाएंगे। और ये आदेश वो लिखित में देके गए। अच्छा। 6 दिसंबर को उन्होंने अर्ली मॉर्निंग अपने निवास पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया। बाद में हमको ये बात कल्याण सिंह ने बताई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आज करना है, तो गोली नहीं चले, बाकी सारे प्रयास करिए कि भीड़ गुंबद तक न जाए। वो लोग जाने लगे। तो फिर बुलाया, बोले फाइल ले आइए, मैं फाइल पर लिखूंगा, दस्तखत करूंगा। बोले कल को कुछ हो गया तो आप लोग फंस जाएंगे। तो कल्याण सिंह ने उसको ओन किया कि मेरा आदेश था। वो ढांचा गिर गया। ढांचा गिरने के बाद एक अस्थाई, सबको पता ही है, एक अस्थाई मंदिर बन गया, वो त्रिपाल वाला मंदिर जो कहा जाता था उसमें। लेकिन उस ढांचे के गिरने की घटना ने भारत के सामाजिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाकर खड़ा कर दिया। भारत में ये भाव बहुत अंदर तक व्याप्त हो गया कि भाई कोई देश ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ की 80% आबादी के आराध्य, क्या उनको मुक्त कराने के लिए भी संघर्ष करना पड़े, और वो संघर्ष भी 500 साल। दुनिया के किसी देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। और वहीं से ये दिमाग में भारत के की चेतना जागी। अब वो चेतना रुकने वाली नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि फला पार्टी की सरकार आ जाएगी तो क्या होगा। मैंने किसी पार्टी की आ जाए, अब नहीं। सरकार और भारत में अंतर होता है भाई। भारत है, सरकार है। अब वो चीज रुकने वाली नहीं था। आप सोचिए कि जो अभिजात्य वर्ग था भारत का, वो बहुत सारे प्रतीकों से अपने को बचा के रखता था। वो तिलक, कलावा, ये सब में नहीं पड़ता था, है ना। आज तो कर रहा है। जिन चीजों से भारत को शर्माना सिखाया गया था या उदासीन रहना सिखाया गया था, वो सब रिवर्स हो गई चीजें। बोले नहीं, पूजा चुपचाप करो। अब मैं देख रहा था जयपुर में एक हाई एंड सोसाइटी में है, तो उसमें वो सुबह वो निकलती है राम यात्रा। अच्छा। उसी चारों तरफ जो अपार्टमेंट है उनके लोग अपना निकलते हैं, और वो सब म्यूजिक का सिस्टम लेके और सीताराम करते हुए, ठीक है, प्रभात फेरी जैसा ये हो रहा है। पहले माना जाता था कि किसी संस्कृत पाठशाला से एक पंडित जी को बुला लो, सत्यनारायण कथा करा दे बस चुपचाप। अब नहीं, दृश्य बदल गया, परिदृश्य बदल गया।
ये बड़ी चीज़ है। यहाँ से भारत ने एक नई यात्रा शुरू की है जो मुझे लगता है एक चीज़ और भी आप इसमें समझो कि कहा जाता है कि मंदिर बनने से, बहुत सारे लोग प्रलाप करते हैं मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, रोजगार मिलेगा कि ना मिलेगा। क्या वो विषय अलग है। आप तो आर्थिक पत्रकार रहे हैं इतने लंबे समय तक, उस पर हम लोग फिर कभी बैठेंगे कि भारत में मंदिर का अर्थशास्त्र क्या है, उस पर फिर कभी बैठेंगे। बिल्कुल। वो अर्थशास्त्र अडानी अंबानी से छोटा नहीं है, उनसे भी बड़ा है। अडानी अंबानी से छोटा अर्थशास्त्र नहीं है ना। कई अडानी, कई अंबानी, कई भारत सरकार मिलके उतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते जितना मंदिर अर्थव्यवस्था दे रही है। खैर वो विषय अलग का है। मैं आज दूसरी बात कहता हूँ। सोमनाथ के पुनरुद्धार के समय जब वो किस्सा भी सबको पता ही है मोटे तौर पर कि जवाहरलाल जी और उनके बीच में नाराजगी हुई और पंडित जी नहीं चाहते थे वो जाएं और चिट्ठी पत्री भी लिखी गई। जवाहरलाल जी ने यहाँ तक कोशिश की, आकाशवाणी से कहा कि प्रेसिडेंट के इस कार्यक्रम की खबर को लो की रखा जाए, लो प्रोफाइल रखा जाए। सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहा है कि राष्ट्रपति के इस समाचार को हल्का रखो, लिख के। राजेंद्र बाबू जब वहाँ गए सोमनाथ में और उन्होंने जो भाषण दिया वो अद्भुत भाषण है, बहुत कम लोगों ने उसको मेरे ख्याल से याद रखा होगा। उन्होंने कहा कि लोगों की प्रवृत्ति तो एक सी रहती, तब भी लोग कह रहे थे वहाँ जाने से क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया कि भाई वहाँ जाने, सोमनाथ का मंदिर फिर से बन जाने से क्या रोजगार बढ़ जाएगा, कि खेती में फसल अच्छी होने लगेगी, आदि आदि, स्कूल खुल जाएंगे, फैक्ट्री खुल जाएगी। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले लेकिन मैं अब बताता हूं कि क्या होगा। बोले सोमनाथ के पुनरुद्धार से, इसके ऊपर धर्म ध्वजा फहराने से भारत का रसातल में बैठा हुआ आत्मविश्वास ऊपर आ जाएगा। बोले आज हमारा काम है भारत का आत्मविश्वास वापस आ जाए, बाकी काम भारत खुद कर लेगा। अच्छी फसल, अच्छा स्कूल, अच्छा मकान, अच्छा दुकान, अच्छी नौकरी, अच्छी फैक्ट्री, सब खुद कर लेगा। जो सदियों की गुलामी के कारण कॉम्प्लेक्स है, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो एहसास कमतरी है, हमें उसको दूर करना है और उसके लिए सोमनाथ एक प्रतीक है। वही बात मैं अयोध्या के लिए कहता हूं। बिल्कुल सही। अयोध्या अर्थव्यवस्था का भी एक साधन है, वो तो अलग का विषय है। मतलब जब हम लोग अयोध्या जाते थे 88 में, 89 में, 90 में, तो मतलब रिक्शा बैठ जाओ तो गिर पड़े, ऐसे तो रास्ते थे। क्या फैक्स करने फैजाबाद आना पड़ता था मुख्यालय। आज अयोध्या देख लीजिए। आपको पता है ये खबर आपको पता रखनी चाहिए कि अयोध्या ने नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर से ज्यादा जीएसटी दिया है। बिल्कुल। कोई सोच सकता था? लोग कहते थे भैया अयोध्या में क्या रखा, अगरबत्ती, धूप बत्ती है और रामदाना और गेंदे की माला। जीएसटी दे रहा है कानपुर से ज्यादा। ये अंतर है तो, लेकिन ये छोटा अंतर है। बड़ा अंतर है भारत का आत्मविश्वास और भारत की आत्मचेतना की जागृति। ये बात। अच्छा, एक छोटी चीज आप बताइए, आपने ये कार सेवा वाली डेट की पहली रिपोर्टिंग आपने की थी, ये दिलचस्प घटना, ये बताइए। असल में क्या हुआ कि एक बैठक होनी थी, 5-6 लोग जो थे इनके टॉप, राम जन्मभूमि न्यास और विश्व हिंदू परिषद RSS मिला के एक 5-6 जो की पर्सन थे, उनकी दिल्ली में एक बैठक हुई। वो समय ये था कि IB चीफ भी पाँव टहल रहे थे सुगबुगाहट लेने के लिए। ये वो समय था बाबाओं के यहाँ, बाबाओं का जलवा उस वक्त बहुत था। तो मैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही युवा था, जागरण में मैं था, दैनिक जागरण में। नरेंद्र मोहन जी हमारे संपादक थे, जो मालिक थे उसके। तो अब मैं सूत्र तो यहाँ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो मर्यादा के विरुद्ध जाता। एक उन्हीं में से 6 प्रमुख लोगों में से एक व्यक्ति मेरे बड़े भरोसे के थे। मैंने उनसे कहा कि भाई हमको एक ही चीज चाहिए, तारीख। उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री, गंगा जल और तुलसी का पत्ता सबको हाथ पे दिया गया है कि तारीख बाहर नहीं जाएगी, ना IB को
न भाजपा को, न पत्रकार को। मैंने कहा महाराज दे सकते हो तो यही दो, बाकी तो फिर तो खैर परमात्मा की कृपा ही कहूँगा मैं। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि 6 दिसंबर, और बोले पीछे से वाले गेट से तुरंत निकल जाओ, भागो 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 भागो। आया और मैंने एक खबर लिख दी। लिख दी। अच्छा, अब नियति अपने खेल खेलती है तो अच्छा, अब वो आदत मेरे अंदर अभी भी लिखने में भी थी और बोलने में भी है कि मैं बहुत ज़्यादा एडिट करके बहुत ज़्यादा लिखता और बोलने वाला आदमी नहीं हूँ कि सबको अच्छा लगे ऐसा बोलना। नहीं, जो सही है वही बोला जाए, वही लिखा जाए टाइप का। तो मैंने सूत्र उत्र उसमें नहीं लिखे कि सुविश्वस्त सूत्र बताते हैं। मैंने लिख दिया कि भाई 6 दिसंबर को सुबह 11:15 बजे निर्णायक कार सेवा अयोध्या में होगी। तो वो 8 कॉलम छप गई, बवाल हो गया। मेरे समय में कौन लोग पत्रकार, बीजेपी कवर कर रहे थे अलग अलग अखबारों में। राम बहादुर राय जी कर रहे थे, जो पद्मश्री पद्म भूषण, इंदिरा गांधी कला केंद्र के अध्यक्ष, दीनानाथ मिश्रा विजय त्रिवेदी जी के पिताजी, ससुर वो कर रहे थे। माननीय चटर्जी, सरोज नागी, एस रामचंद्रन, टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, ये लोग कवर कर रहे थे। उनके बीच में जैसे समझ लो फरारी गाड़ियों के बीच में मोपेड मैं क्या, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं। तो अगले दिन किसी अखबार ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। 6 दिसंबर केवल जागरण ने लिखा। मैं अगले दिन आया ऑफिस तो सीढ़ियों पे ही हमारे इंतजार में हमारा सेवा संपादक तैनात। बोले भाई साहब नरेंद्र मोहन जी आके बैठे, सुबह से बहुत गुस्से में ढूंढ रहे हैं, 3 बार पूछ चुके। मैंने परमात्मा के स्मरण किया, मैंने कहा लग रहा है अब आज गई। ठीक है, गई तो क्या करना है, जाने दो। मैं गया, भाई साहब बोलते हैं, भाई साहब वैसे अच्छे मेरे से बड़ा स्नेह देते थे, लेकिन उस दिन मैं समझ गया कि मामला गंभीर है। चश्मा उतारा उन्होंने रखा, ये क्या है? मेरी खबर वो तो दिख रही है, 6 दिसंबर को होगी कार सेवा, आप फैसला करेंगे? मैंने फैसला हो चुका, ये हिंदू है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिस डेट, किसी ने नहीं छापी ये डेट। तो मैंने कहा कि प्रश्न भाई, मैंने कहा इसमें तो मेरा दोष नहीं कि दूसरों ने नहीं छापी। बोले नहीं, आपने जागरण की प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी भाई, इतना बड़ा रिस्क ले लिया आपने, और सूत्र उत्र कुछ नहीं, हो सकती है भी नहीं, होगी। बोले कोर्ट का फैसला है। मैंने साहब आप जो कुछ हो, फिर मैं, मेरे जीवन की एक है कि एक सीमा तक तो मैं चीज़ों को तार्किक उसमें ले आया, फिर मैं जब मैं देखता हूँ कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मैंने अब जो होना तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं बताइए। मतलब अब गेंद आपके पाले में डाल दी मैंने, बताइए। बोले ठीक है जाइए अपना काम करिए आगे चलिए। मैं समझ गया कि बच गया। उनको भी लगा होगा लड़का तो मेहनती है, अच्छा है, लेकिन ठीक है। 3-4 दिन बाद दिल्ली में ब्रिटानिया चौक, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, के पास है ना ब्रिटानिया चौक एक, वहाँ के पास धर्म संसद की बैठक हुई। मैं भी गया, आप जैसे किसी भाई के साथ उसके स्कूटर पर बैठ के। दुनिया का भाषण चल रहा था, मेरा मन तो किसी भाषण में लग नहीं रहा था, मेरा मन तो था तिथि पर। मैं एक पेड़ के सहारे ऐसे बिल्कुल निष्प्राण खड़ा, आग बंद करके। अशोक जी ने कहा, अशोक सिंघल ने कहा कि अब आचार्य रामनाथ सुमन से निवेदन करूंगा कि वो माइक पर आएं और कार सेवा की पूज्य संतों के निर्देशन में जो मुहूर्त निकला है उसकी घोषणा करें। तो मैंने आधी आंख खोली, मैंने कहा अब या तो मैं गया या तर गया, या तो स्वर्ग में होऊंगा या रसातल में। उन्होंने पूज्य संत और दिस दैट एक भूमिका बनाई छोटी सी। फिर उन्होंने कहा, वो पहले तो हिंदू तिथियां बताई, शक संवत चैत सुदी, ये दिस दैट, सब उतना तो क्या समझ में आता मेरे उस वक्त। और फिर उन्होंने कहा कि अंग्रेजी तारीख 6 दिसंबर 1992, समय इतना। मैं तो उछल पड़ेगा, पागल हो गया, आया भागा। लेकिन मैं नरेंद्र मोहन जी का बहुत कृतज्ञता से स्मरण करूंगा। उनको
दिवंगत हुए भी बहुत समय हो गया, अखबार के मालिक भी थे, केवल संपादक नहीं, और बड़े व्यक्ति भी थे। फिर चपरासी मिला मुझे, बोले मोहन बाबू पूछ चुके हैं 2-3 बार कि अमिताभ आया कि नहीं आया। मैं गया उनके चैम्बर में, कुर्सी से उठकर आए, मुझे गले लगा लिया, मेरी पीठ ठोकते रहे, बोले तुमने मेरी छाती चौड़ी कर दी, दिल्ली में कोई नहीं ऐसा जिसने तारीख बताई हो। तो बोले अग्निहोत्री, अगर अंग्रेजी अखबार में होते तुम तो आज संपादक भी बनाए जा सकते थे क्या? बोले लेकिन हिंदी अखबार में थोड़ा अभी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ऊपर ले गए जहाँ ब्यूरो बैठता था, प्रमोशन और इंक्रीमेंट और सब उन्हें ऊपर ही सब अनाउंस करके बिल्कुल है। तो वो वहाँ से मुझे एक बात समझ में आई कि भैया रिस्क लीजिए। क्या रिस्क लेने से पहले कैलकुलेशन कीजिए, लेकिन रिस्क लीजिए, रिस्क लीजिए। जोखिम के बिना कुछ भी विशिष्ट नहीं होगा, सामान्य चलेगा, विशिष्ट नहीं होगा। वो आप समझ लीजिए कि तारीख के अनाउंसमेंट तक मैं हर पल जी रहा था और मर रहा था। बहुत बहुत बड़ी बात थी। छोटी मोटी घटना नहीं थी कि 3 कॉलम की कोई खबर है वो ठीक है क्या? ये ऐसे ही हो गया कि चैनल किसी बात इशू पर 2-3 दिन पूरा ताने रहे, फिर वो चीज़ खराब गलत निकल जाए तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, वो चीज़ थी। लेकिन उसने मुझे यश दिलाया, वो एक परिस्थिति बनी आगे। ये बहुत लर्निंग है कि रिस्क लेंगे तभी विशिष्ट कार्य होंगे। हाँ, बट अदरवाइज तो सामान्य चलते रहेंगे। सभी है। देखो, ईश्वर का जीव अंश सब में है, प्राणियों में। प्राणी जब हम कहें तो प्राणी में ये भी सब आ जाते हैं, पेड़ पौधे भी, पशु पक्षी भी और मनुष्य भी। जिसमें प्राण है वो प्राणी, प्राण सब में है। ईश्वर का जीव अंश सब में है, लेकिन ईश्वर का तेज अंश विशिष्ट लोगों में ही होता है ना? बिल्कुल। और जो तेज अंश है ईश्वर का, उसकी खुद भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उसका उदाहरण दिया है कि तेज अंश कहाँ है। मनुष्यों में राजा में है, सिंह में, हाथियों में ऐरावत में, घोड़े में उच्चैश्रवा में, शंख में पांचजन्य में, क्या वहाँ मेरा तेज अंश है। तो जो कुछ विशिष्ट है जीवन में वो ईश्वर के तेज अंश का प्रकाश है। अन्यथा जो भी जीवित है उसके पास जीवंश तो है, इसलिए जीवित है। जीवंश जब विड्रॉ हो जाता है तो यात्रा समाप्त हो जाती है। करेक्ट। तो अब आते हैं थोड़ा करंट पॉलिटिक्स जी। हमने देखा भी लोकसभा चुनाव चूंकि हो चुके हैं, उसके बहुत विश्लेषण, बहुत पोस्टमार्टम सारे कुछ हो चुके हैं, लेकिन 2 चीज़ें मुझे अभी भी बार बार नए तरीके से समझने के लिए परेशान करती हैं। एक जो बहुत विशिष्ट है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा आई, ये क्यों हुआ? और दूसरा, मोदी जी का मार्जिन इतना क्यों घटा? ये चीज़ें मैं जितनी बार मैं पढ़ता हूँ मुझे एक नई चीज़ समझ में आती है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपका असेसमेंट क्या था इसमें? देखिए, मेरा असेसमेंट ये कि वो है ना कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जिधर लोग सिरहाना रखते हैं उधर मैं पैताना कर लेता हूँ, जिधर पैताना रखते हैं उधर सिरहाना कर लेता हूँ। ठीक है ना? मैं एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपको बात बताता हूँ जो मेरा विश्लेषण है। अब बाकी तो मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। 14 में नरेंद्र मोदी नए थे क्या? तो नए का अपना आकर्षण होता है क्या? और मनमोहन सिंह पर उनका व्यक्तित्व तो भारी लग रहा था देश को क्या? वो मनमोहन सिंह जी बिल्कुल शिथिल और मोदी जी तेवर। 19 में प्रखर राष्ट्रवाद और कठोर निर्णय लेने की क्षमता, बालाकोट एयर स्ट्राइक है, सीमा पार जाके मारना, देश मोहित हुआ क्या? उसने मोदी जी के माथे पर
रोली चंदन लगाया। 24 में कोई भी नव्यता नहीं थी नरेंद्र मोदी की कैंपेन में। नहीं। 14 तो मुंह दिखाई में मिला, 19 पराक्रम पर मिला। ये 24 की में कोई भी ऐसा नहीं था विषय जो जनता को मोहित करे। तारतम्यता की बात थी, कंटिन्यूएशन की बात थी, तो 240 में भी हो गया। तो क्या लोग मानस को पढ़ नहीं पा रहे थे? आपके पास नया चाहिए हर चुनाव में, बिना नए की गति नहीं। आप ये अयोध्या का जो विषय था ना, वो विषय राजनीतिक तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण नहीं रहा क्योंकि लोग ये समझ गए थे कोर्ट का फैसला आने के बाद कि अब मंदिर बनेगा ही बनेगा। अब उसमें किसी को राजनीतिक दल की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं, भूमिका नहीं। उसके लिए उसको रिवॉर्ड दें ऐसा नहीं तो कुछ लोगों का हो सकता अनुमान हो कि अयोध्या ही हमको 400 पार करा देगा, लेकिन वो होना नहीं था। अयोध्या का ताप तब तक था जब तक 3 गुंबद थे। क्या बाधा दिखती थी समाज को, बाधा हट गई, फिर तो मंदिर ही बनेगा, वहां मस्जिद तो नहीं बनेगी। तो सब जानते थे, कोर्ट के फैसले से पहले भी लोग ये जानते थे कि मस्जिद नहीं बन सकती। और मस्जिद के लिए जहां जगह दी है धुन्नीपुर में, आज तक वहां नहीं बन, 2 ईंट नहीं रख पाया कोई, जबकि कोई रुकावट नहीं है। तो मेरा मानना है 24 में नरेंद्र मोदी के कैंपेन में कोई नव्यता नहीं थी, नॉवेलिटी नहीं थी, एक कारण। दूसरा कारण ये कि दलितों के मामले में और आरक्षण के मामले में बाद में जो भाजपा ने कहा कि हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, तो इसके काउंटर में एक सवाल खड़ा होता है कि जब दूसरे दुष्प्रचार कर रहे थे तो आप अंताक्षरी खेल रहे थे। आपको घर घर जाके उस दुष्प्रचार का काउंटर करना चाहिए था। भाजपा इल्यूजन में रही, कह रहे इनके कहने से क्या होता है। लेकिन आरक्षण सुपर सेंसिटिव चीज है भारत में, सेंसिटिव नहीं, उससे सेंसिटिव कोई चीज नहीं है। उससे सेंसिटिव एक ही चीज है, क्या कि ये अफवाह कोई फैला दे कि कुरान जला दी गई, क्या उससे सेंसिटिव वही है। ये सिखों के धार्मिक ग्रंथ पर कोई ऐसी खबर फैला दे, अन्यथा आरक्षण का बोला आपने कि देश में हलचल हो जाती है। तो बिहार में फिर वो वर्ग रिस्क नहीं लेता, ना। वो कहेगा कि नहीं, नीरज आए रहे कहे रहे कि बदल देंगे अब की, फिर देखना टापते रहना है। तो लाख फिर दूसरा समझाए, वो कहे ना भैया हम रिस्क क्यों ले, मान लो बदल ही दे, तब क्या बोले। और ये उस परिस्थिति में जब आरक्षण विषय बन जाए चुनाव का, उस परिस्थिति में भी भाजपा 240 ले आई, बहुत बड़ी बात है। विषय बहुत सेंसिटिव था, कोई भी स्थिति बन सकती थी। ये तो और ज्यादा ताप बढ़ जाता तो आप 100 पे आ जाते। दलित और पिछड़ों को अगर ये लग जाए कि मेरा आरक्षण खतरे में पड़ सकता है, वो स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक होती है। भाजपा उसको समझ नहीं पाई। और तीसरी चीज ये जो मुझे लगता है कि बसपा का नीचे गिरना जो था, उसके और बीजेपी के बीच में कोई वो समझ का वो एक मानक नहीं रहा। बीजेपी को लग रहा था कि बसपा इतनी तेजी से नहीं गिरेगी, 15-17% पर कहीं रहेगी। तो उन्होंने अपने पत्ते वैसे रखे थे। बसपा भगवान का नाम लेके 9 पर आ गए, 9.5% पर आ गए। खत्म हो गया खेल भाजपा का, समझिएगा। भाजपा के एक बड़े नेता से मैंने पूछा जब जिस दिन रिजल्ट आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या करें अग्निहोत्री जी, बसपा लड़ी नहीं। तो मैंने आप बसपा के भरोसे लड़ रहे थे, छोड़ो आप, क्या? पहली टिप्पणी उनकी ये थी। और इस बात से मैं भी सहमत हूं, अगर
कहीं बसपा को 10,000 वोट मिले, अगर वो 25,000 पा गई होती तो सपा की जगह भाजपा जीत गई होती। ऐसी 20 सीटें हैं कम से कम। क्या क्या टिकट वितरण में बहुत गड़बड़ की? नहीं, मसला टिकट वितरण का उतना नहीं होता है। मसला है कि आपने लोगों को, भाई लोग किसको वोट देंगे? नरेंद्र मोदी को। क्या लल्लू सिंह के नाम पर थोड़े वोट पड़ेगा? वोट तो मोदी जी के नाम पर पड़ेगा सब जगह, और विधानसभा में योगी जी के नाम पर पड़ेगा। क्या अगर उस व्यक्ति में के प्रचार में कोई नया इनपुट है तो एक वेव क्रिएट हो जाएगी। वेव नहीं क्रिएट हुई 24 के चुनाव में भाजपा के लिए, और गूफ अप कर दिया सो अलग, और गुफ बहुत ज्यादा हो गया तो डबल नुकसान हो गया। और बिहार में आपको याद होगा कि भागवत जी ने बोला था, फिर उसकी सफाई सबने दी। प्रधानमंत्री तक ने कहा कि मैं प्राण चले जाएं लेकिन आरक्षण, लेकिन कोई हुआ कुछ नहीं, भाजपा हार गई। बिल्कुल। तो वो सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई। इसलिए मुझे लगता है वो, और हाँ कुछ सीटों पर हो सकता है वो सीटें ऐसी हैं जहाँ नेतृत्व का दंभ लगा लोगों, जनता को। उनको लगा यार हमने इनसे कहा कि इनको हटा के दूसरे को दे दो, किसी को दे दो, काले चोर को दे दो टिकट, हम जिता देंगे। बोले इसी को भेज दे। बोले हमको पझारू समझ रहे हैं क्या? पझारू मतलब जो घर में कामकाज करते हैं, वैसे समझ रहे हैं क्या अपना? बोले इनको हरा के उनको मैसेज भेज दो। कुछ सीटों पर वो भी हुआ है। अगर वहां उम्मीदवार बदल देती तो काम, जैसे लल्लू सिंह की जगह किसी दूसरे को लड़ा देती तो जीत जाती। हाँ। ऐसे कुछ है 5, 6, 7 सीटें तो मेरे ही संज्ञान में है जहां वो बदल देते तो जीत जाते, लेकिन जिद पर अड़ गए, उन्होंने टिकट ही नहीं को देंगे। तो आप लोग तो फीडबैक सिस्टम में भी गड़बड़, कि ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं बीजेपी के, देखिए छोटी छोटी सैकड़ों वजह होती हैं, लेकिन मूल वजह जय की एक होती है, पराजय की एक होती है। मेरी दृष्टि में इस कमज़ोर प्रदर्शन की मूल वजह है कि प्रचार में कोई नया इनपुट नहीं था। एक बिंदु नया होता तो काम हो जाता। फिर बाद में भड़बड़ में आपने सब आजमाए टोटके, काला जादू लाल जादू, सब लाल किताब नहीं, फिर भड़बड़ में नहीं चलता। बोले समान एक तक यूनिफाइड सिविल कोड भी, भैंस भी, मुसलमान भी, मंगलसूत्र भी, फलान भी, ऐसे तो नहीं चलता। कोई एक विषय एजेंडा बनना चाहिए था क्या, जिस पर चुनाव टिकता, वो नहीं था, वो नहीं हुआ। फिर वो आपने वो बना दिया जिसमें मुगलई, कॉन्टिनेंटल, इंडियन है, बाटी चोखा, लिट्टी चोखा सब मिला के थाली में चाइनीज कॉकटेल, चाइनीज कॉकटेल, ऊपर से उसके रायता और डाल दिया। तो फिर तो उसका एक मुद्दा होना चाहिए। 19 का चुनाव भारत के शौर्य पर हुआ। क्या अद्भुत मेजॉरिटी मिली ना। लोगों ने कहा भैया आनंद आ गया, घुस के मारा। कुछ नया होना चाहिए था जो मिसिंग था। मुझे लग रहा 19 में अगर आप 24 के चुनाव में आप काशी मथुरा के लिए कोई स्टैंड ले लेते तो भी नयापन आ जाता। हाँ। और बाकी ये योजना परियोजना से मुझे नहीं लगता कि चुनाव को बहुत प्रभावित होता है, आंकड़ों से, कि पहले इतनी रेल लाइन थी अब इतनी हो गई, ब्रॉडगेज, मीटर गेज, फलान। तो बाबुओं का काम है, नेताओं का काम नहीं। क्या जो हो गया जनता देख ही रही, जहां हो गया जैसा है। नेता से वो समथिंग डिफरेंट उम्मीद करती है कि बड़ा व्यक्ति बड़ी बात बोलेगा। तो कट टू एकदम रिसेंट में आते हैं, क्योंकि ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ है जी। लोकसभा चुनाव के बाद जो भी झटके लगे, जो लेसन्स उन्होंने लिए, जो सबक लिए, उसके बाद राज्यों के चुनाव में हरियाणा देखिए आप, महाराष्ट्र देखिए आप, एकदम ताज़ा दिल्ली देखिए आप। मुझे ऐसा लगता है, प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या राज्यों को चुनाव जीतने पर अब विशेष फोकस पूरी ताकत से लड़ जा रहे हैं, जो पहले नहीं दिखते थे? अब ऐसा लगता है कि जितने शक्ति से अब भाजपा राज्यों के चुनाव लड़ रही है, अब पूरी ताकत देखिए बिहार की तरफ लगा दी गई है, हर प्रक्रम उधर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको इस ढंग से कहना पसंद करूँगा कि, और जो अक्सर होता है कि बेटा
थोड़ा सा मजबूत हो जाता है तो वो कहता है बाबूजी कुछ उससे कहें तो कहते भाई आप अपना अपने पास रखो यार, हैं? जब हम फंस जाएंगे तो आप मत आना बचाने, हम कर लेंगे। क्या होता है ना घरों में। बाबूजी अपने दोस्तों से कहते देखो पागल हो गया है, हमको भला बुरा कह रहा है। मजबूत भाजपा की मनस्थिति संघ को लेकर ऐसी बन गई उस वक्त। क्या बोल भाई हम कर लेंगे यार, अब हर काम तो आपसे पूछ के नहीं हो सकता। नड्डा जी ने कहा भी था, जगत प्रकाश नड्डा बोले भी। संघ अभी भी भाजपा की बैकबोन है। बिल्कुल। तो जो जगत प्रकाश नड्डा ने कहा उसने संघ के मन को आहत तो मैं नहीं कहूंगा, खिन्न कर दिया। आहत थोड़ा ज्यादा हार्श हो जाता है, खिन्न कर दिया कि भाई ठीक है फिर आप ही कर लो। क्या आप ही कर लो, हमारी शुभकामनाएं। तो केवल शुभकामना से तो काम नहीं चलना, तो नहीं चला। फिर उस बात को समझा इधर वालों ने भी और उधर वालों ने भी। तो हरियाणा के चुनाव में वो गलती दूर कर ली गई उससे पहले। फिर वो हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, तो जय हो गई। ये वाला एक प्रकरण यूपी में भी था जी। यूपी जब चुनाव हो रहे थे उसके आसपास आगे पीछे काफ़ी कुछ योगी जी को लेकर के प्रश्न उठे कि उनको रिप्लेस करना चाहते हैं, तरह तरह की बातें उसमें हुई। केजरीवाल बाहर आए थे तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया था। तो इस संदर्भ में मुझे समझाइएगा कि वो क्या मसला है, और प्लस क्या केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच में कुछ मनमुटाव दूरियां हैं क्या? देखो भाई, मेरी समझ तो ये कहती है कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आप उस नेता को अंडर प्ले नहीं कर सकते और उस नेता को गाइडेड मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो नेता एक सीमा तक स्वायत्त हो जाता है। एक उदाहरण देता हूं। नरेंद्र मोदी जी जब अपने तीसरे कार्यकाल में थे गुजरात में, क्या तो वो लगभग वैसे नेता बन गए थे क्या, जिनको आप ना तो नकार सकते, ना उपेक्षित कर सकते, और ना उनके कंधे पर रख के बंदूक चला सकते। हो गए थे ना, बिल्कुल। तभी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए, तभी तो संघ ने उनको लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर वरीयता दी। और उस वक्त तो सारे बड़े नेता उस पक्ष में नहीं थे, लेकिन संघ ने कहा नहीं। संघ को दिख रहा था कि ही इज द मैन, इस आदमी के पीछे इको है पब्लिक का। समय आगे चलता है कि तो जो भूमिका कभी 12, 13, 14 में मोदी जी के लिए थी, अब भाजपा के नेतृत्व मंडल को आप देखिए। आप योगी से सहमत हो या असहमत हो, ये अलग बात है, लेकिन नेतृत्व मंडल को देखिए, सारे नामों पर निगाह डाल लीजिए एक बार, डालना शुरू कर दीजिए। कोई अपनी सीट जीत सकता है, कुछ अपनी भी नहीं जीत सकते हैं, कोई एक सीट जीता सकता है, कोई अपने प्रदेश में जाना जाएगा, कोई कुछ मंडल में जाना जाएगा। इस स्तर के नेतृत्व बचा है ना। पान इंडिया अक्रॉस द नेशन कौन है जो ऐसे करे तो लोग 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 आदमी चिल्लाने लगे? कौन है? योगी। ये स्थिति कल्याण सिंह को हासिल थी, वाजपेयी जी को उनसे पहले हासिल थी, फिर नरेंद्र मोदी को हासिल हुई, और अब योगी आदित्यनाथ को हासिल है। अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी। और जब इस आदमी उस स्थिति में जाता तो किसी को रोके नहीं रुकता। वाजपेयी जी किसी को रोके नहीं रुके, कल्याण सिंह जी किसी को रोके नहीं रुके, क्या वो अपनी ही परिस्थितियों के चलते ट्रैप में फंसे। मोदी जी किसी को रोके नहीं रुके। आपको क्या लगता है कि मोदी जी को कोई तस्तरी में सजा के प्राइम मिनिस्टरशिप दी गई? नहीं ना। बहुत सारे 3-5 हो रहे थे उस वक्त भी भाजपा में, हुए भी, लेकिन कोई 3-5 चला नहीं। क्या नियति तय कर देती है। नियति पहले राज्याभिषेक करती है, व्यवहारिक जगत में बाद में होता है।
नियति माथा पहले चुनती है। हाँ। और किसी के विलाप करने से कोई सक्षम व्यक्ति कभी खत्म नहीं होता। सिंह आज और अभी मर जाए, ऐसी कामना जंगल का हाथी से लेके और गौरैया तक सुबह उठते ही करते हैं रोज। क्या शेर किसी के कहने से तो नहीं मरता? क्या? करेक्ट। और आपको पता है शेर की जब मृत्यु आती है, उसको एहसास होता है कि अब मेरा समय मारा, तो वो गुफा में चला जाता है। शायद बहुत कम लोगों ने ये दृश्य, ये विषय सुना हो। और अन्न और मतलब भोजन और जल दोनों छोड़ देता है और देह त्याग देता है। सोचिए, वो है ना कि लंघन करें तो 100 करें, भक्षण करें तो मांस, अरे लोमड़ी बावरी सिंह चरत कहूँ घास। राजनीति में भी ऐसा होता है। इसलिए मेरा मानना है कि हर काल का एक नेता होता है। तो मतलब योगी जी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे ये उनकी जन्मपत्री बता सकती है या ईश्वर बता सकता है, तो क्या कहें। बट मुझे लगता है कि प्लेसमेंट है वैसा। नेता एक होता है काल का, उस समय खंड का एक नेता। जैसे कल्याण सिंह जी, वाजपेयी जी, लोग अपने कालखंड के नेता रहे ना, नरेंद्र मोदी। तो मुझे लगता है कि आप भविष्य के चेहरों में इतना बड़े फैन फॉलोइंग वाला, बड़े फॉलोइंग वाला व्यक्ति भाजपा में और कोई नहीं है मोदी जी के बाद ना। इसमें कुछ लोग प्रबंधक अच्छे हैं, लेकिन नेता चाहिए चुनाव के लिए, प्रबंधक नहीं। नेता चाहिए भाई, प्रबंधक तो ऐसे नहीं कर सकता। जिसके पीछे पब्लिक हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाए उसको। मोदी का ईको ही तो था। मोदी तो पूरा भारत भी नहीं गए थे, देखा था। जहां वो कभी नहीं गए वहां के लोग भी पागल थे, कहते भैया मोदी आएंगे तो क्या। हमने कहा मिले हो? बोले ना ना भैया, हम तो गुजरात से सुन रहे हैं, बिल्कुल झमाझम कर देंगे सब। तो वो समय, और सुबह के 12 बज, दोपहर के 12 बजते हैं तो रात के भी 12 बजते हैं। बिल्कुल, यही मुझे लगता है कि उत्तर है इस बात का। नहीं अच्छा, इसमें एक खाली ऐसे ही ऐड ऑन करता हूँ मैं। हम लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत लोगों से मिलते रहते हैं। बहुत बड़ी संख्या है कॉरपोरेट जगत में जो मोदी जी के तो खैर नो डाउट सारे लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा नाम उनके मुंह से योगी जी का ही सुनाई पड़ता है, जिनके नाम पे पैसे लगा देंगे। देखो भैया, मैं कहता हूँ कारपोरेट का मसला बाद का है। और कारपोरेट पैसा लगा सकता है, चुनाव नहीं जितवा सकता। हाँ, चुनाव नहीं जितवा सकता। मैं देश को समझने की जब कोशिश करता हूँ तो ऑटो में बैठता है तो ऑटो वाले से चर्चा करता हूँ, ओला उबर में बैठूँ तो टैक्सी वाले से चर्चा करूँ, क्या सब्जी वाले से चर्चा करूँ, हैं सामान्य व्यक्तियों से अलग अलग घूमते घूमते देश में चर्चा करिए कि भाई क्या लगता है। उनको जो लगता है वही देश का मानस है। और अगर वो 10 में से 8 लोग ये बोलने लगे कि ना भैया आप तो फलाने ही लग रहा आएंगे या फलाने को ही आना चाहिए, तो मान लीजिए वही देश की बात है। और एग्जैक्टली यही लॉजिक नरेंद्र मोदी जी के समय में संघ ने दिया था आडवाणी जी को कि नरेंद्र मोदी हमारी पसंद नहीं है, नरेंद्र मोदी देश की पसंद है। हमने देश में जहां भी पूछा तो लोगों ने कहा नया वो कि मोदी बुलाओ भाई। क्या 1.25 लाख संतों ने 2013 के फरवरी के महाकुंभ में सम्मेलन में चिमटा बजा के नरेंद्र मोदी नाम के लिया था। क्या 1.25 लाख संत देश भर के, और वहाँ भागवत भी थे, रामलाल थे, राजनाथ सिंह थे अध्यक्ष के नाते। उनने कहा हम और किसी को नहीं जानते, क्या मोदी को लाओगे तो हम सब लोग लगेंगे। तो वो समय है, मुझे लगता है कि आपकी गूंज प्रतिध्वनि बड़ी हो जाती है, फिर उस प्रतिध्वनि को सुनना और उसका सम्मान करना सबके लिए मजबूरी हो जाती है। आडवाणी जी मोदी का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। उतने बड़े कद के व्यक्ति को कह दिया गया कि अब आप विश्राम करिए,
और उनको करना ही पड़ा विश्राम। करना ही। और मोदी को चुनना, मोदी को आगे करने का निर्णय बहुत बेहतरीन था, ये भी साबित हुआ। जो परिणाम मोदी जी ने दिया वो संघ परिवार का कोई स्वयंसेवक कभी नहीं दे पाया, वाजपेयी जी भी नहीं दे पाए। क्या? बिल्कुल। संघ के सारे वैचारिक एजेंडे पूरे कर दिए और इतनी बड़े बहुमत की सरकारें किसी ने नहीं चली। 303 वाली सरकार चला ली 5 साल, और लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी भी हो गई मोदी जी की। तो मुझे लगता है कि वैसा ही मोदी जी के बाद संघ को सुनना होगा देश की आवाज को, जैसे उन्होंने मोदी जी के समय 13 में सुना था। बस। क्या इस समय क्या विचार है संघ के लोगों का? संघ के लोगों का, देखिए, संघ, हम लोग उनके बारे में कुछ गलतफहमी पाल लें अलग बात है, लेकिन वो लोग बहुत कतई, एक तो उद्विग्नता में नहीं रहते, एंजाइटी में नहीं रहते कभी। कितनी भी बड़ी घटना घट जाए वो सहज रूप में रहते हैं। उनका मानना है कि संगठन मजबूत रहना चाहिए, ठीक, सरकार रहनी चाहिए, व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण नहीं। वो कहते हमने अटल जी के रहते अडवाणी जी को स्थापित किया, अडवाणी जी के रहते नरेंद्र मोदी को स्थापित किया, ये क्या बात हुई? हमको जो लगेगा कि कौन व्यक्ति ज्यादा उपयोगी है उसी के पक्ष में निर्णय होना चाहिए ना। करेक्ट। हाँ। सामान्य रूप से आप संघ के लोगों से पूछोगे तो वो हमारा कोई लेने देना नहीं, ठीक है, लेकिन ये सच है कि उनका लेना देना रहता है और वो इस मामले में बहुत तटस्थ रहते हैं। व्यक्ति के प्रति उनका बहुत आसक्ति का भाव नहीं है किसी के प्रति। क्या जिता कौन सकता है, देश किसको स्वीकार कर रहा है, बस ये। और इसी धारणा पर योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे, इसी कसौटी पर संघ की। बिल्कुल। हाँ। तो मुझे लगता है कि जब चुनाव का समय, वो समय नजदीक आएगा तो संघ इस बात को देखेगा और भाजपा भी इस बात को देखेगी कि वापस सत्ता में कौन ला सकता है। और उस वक्त जिसके पक्ष में ज्यादा राय बनेगी वही, मुझे लगता है वही होगा। नहीं, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि अडवाणी जी वाला उदाहरण और योगी जी का स्वयं का उदाहरण। यस, कि संघ के लिए जो है व्यक्ति कभी नहीं है, कभी रहा ही नहीं उनके लिए। अडवाणी जी भी उनके बहुत लाडले थे संघ के, लेकिन जब उनको बदलना हुआ तो वो 1 मिनट में बदल दिया। संघ के लोग क्या निर्णय सुनाते हैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, आपका चेहरा भी नहीं देखते, चले जाते सुना के। क्या कि आपको अच्छा लगा बुरा लगा उससे नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो ठीक है, राजनीति की बहुत सारी अंदर की बातें जो अनसुनी अनकही है। एक छोटा सवाल आपका, चूंकि तब 30-35 साल आपने देखा, आपको सबसे बढ़िया नेता कौन लगा जिसको सुनने में बड़ा आनंद आता और जो सबसे ज़्यादा आपको ग्राउंडेड लगता रहा हो? कोई भी हो सकता है, वो किसी भी दल का हो सकता है। देखिए, इमरजेंसी से पहले की इंदिरा गांधी भी अद्भुत नेता थी। क्या? लेकिन इमरजेंसी से पहले की, उसके बाद की इंदिरा जी नहीं, उनसे हमारी सहमति फिर नहीं बनती। वाजपेयी जी बड़े मन के व्यक्ति थे। नेता तो बड़े छोटे मिलते हैं लेकिन बड़े मन के लोग नहीं मिलते। वाजपेयी जी बड़े मन के व्यक्ति थे, इस नाते थे। 3 लोगों ने मुझे और वो किया, कांशीराम, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह। इन 3 लोगों ने एक मतलब वो 50-50 साल का पारी खेली और बिल्कुल जमीन से उठ के आकाश तक पहुंचे। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इनके अंदर भारत की राजनीति और खासतौर पे हिंदी पट्टी की राजनीति को समझने का जो कौशल था वो औरों में नहीं दिखा ना, इनके परिवारों में भी नहीं दिखा, मायावती जी में भी नहीं दिखा, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के परिवार में भी वो कौशल तो नहीं जो नेताजी में था या कल्याण सिंह में था। तो ये लोग मुझे लगे कि हाँ, ये इन लोगों ने कुछ, कांशीराम ने तो आप सोच लीजिए कि बाबा साहब के बाद अगर सबसे ज़्यादा दलितों को सत्ता के केंद्रीय विमर्श में लाके किसी ने खड़ा किया तो वन एंड ओनली कांशीराम। बाकी जगजीवन राम तक निस्तेज हो जाते हैं उनके सामने। सोचिए, जिसने मायावती क्रिएट कर दी, मायावती बाद में संभाल नहीं पाई, अलग विषय है, कांशीराम ने तो एक मायावती खड़ी कर दी थी। बिल्कुल। और
वैसे कल्याण सिंह और ये मुझे लगता है ये लोग भी भारत की राजनीति को समझना है तो इनके जीवन को समझना होगा। तो मायावती बड़ा निष्कंटक उनको सब मिला तो फिर वो संभाल नहीं पाई। ब- व्यवहारगत समस्याएं हैं क्या? व्यवहारगत तो क्या या डर अजीब सा उनके मन में होता कोई? क्या है कि एक तो जो लोग जिनको कुछ चीज़ें उपहार में या सौजन्य में प्राप्त होती हैं ना, वैल्यू नहीं करते। नहीं वो ये इसकी दूसरी अलग बात करता हूँ, वो लोग सामान्यतः सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी के शिकार हो जाते हैं। और जो अपने पराक्रम से पैदा करते हैं चीज़ें, उनको इनसिक्योरिटी ना के बराबर होती है। वो कहते हैं मैं फिर कर लूँगा यार, मेरा क्या ले जाएगा क्या। लेकिन जिसको मिला है उसको लगता है यार चला जाएगा तो फिर क्या होगा। तो वो असुरक्षा की भावना आपकी पर्सनालिटी को डिटोरिएट कर देती है। और मायावती जी के साथ वही कुछ परिस्थितियां बनी, वरना एक दौर में मायावती बड़ी नेता थी। हाँ यस। और आज भी तमाम इफ और बट के बाद भी देश की वो सबसे बड़ी दलित नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी उनके कद का देश का में कोई दलित नेता नहीं, आज भी किसी पार्टी में। हाँ। वो तमगा तो उनको हासिल है ही। करेक्ट। तो सर अभी तो हो राजनीति, बहुत सारे हम लोगों ने बातें करी, इतना सब कुछ हम लोग रहते हैं, एंगेज रहते हैं दिन भर। आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या करते हैं राजनीति से अलग, कि अब आज पढ़ाई लिखाई कुछ और करें? मैं डिटॉक्सिफाइड करने की कभी ज़रूरत लगती नहीं मुझे। और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, समझना, सुनना। तो उनसे आपको देश के अलग अलग रंग समझ में आते हैं, अलग अलग आकांक्षाएं समझ में आती हैं, देश के अलग अलग बिंब समझ में आते हैं। वो आपको समृद्ध करते हैं मानसिक तौर पर। तो वो प्रक्रिया मुझे अच्छी लगती है कि इस समय सबसे कॉमन थ्रेड आपको क्या दिख रहा है? युवाओं से मिलना या उनकी जन चेतना इस समय, अदर देन पॉलिटिक्स, या उनके जीवन में क्या है? देखिए इस वक्त भारत, जो लोग भारत में सब कुछ खराब देखते हैं वो लोग भी मूर्ख भी हैं और धूर्त भी हैं। दोनों हैं, मूर्ख भी और धूर्त भी। धूर्त मूर्ख कह लीजिए, कॉम्बिनेशन। भारत का की जो नई पीढ़ी है वो इस वक्त जितने गजब आत्मविश्वास में भरी है ना, हम लोगों ने अपने समय में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जान लीजिए क्या 22 साल 24 साल की बच्ची हैं, विदेश अकेले जा रही है, विदेश अकेले आ रही है। करेक्ट। कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी कर रही, रात में 2 बजे एयरपोर्ट जा रही है, हैं 1 बजे ऑफिस से गाड़ी चला के अपने वहाँ पहुँच रही है निवास पर। छोटा बदलाव है देश में। और इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना नई पीढ़ी में, उद्यमशीलता, ये तो मोहित करने वाली है। पहले क्या था, बीएड बीटीसी कर लो, फिर वकील बनने का जुनून भारत में शुरू हुआ, फिर इंजीनियर बनने का शुरू हुआ। चाहे प्लम्बर बनो लेकिन बनो इंजीनियर, ठीक। अब ऐसी मूर्खताओं से बात आगे निकल गई। क्या जैविक गमले बना रहा है नौजवान, क्या, और 25 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर कर रहा है। कोई सोच सकता था आज से पहले? मिलेट्स के बिस्किट बना रहा है, क्या, और 100 करोड़ का टर्नओवर है। कोई सोच सकता था? 20 घराने थे, उन्हीं के लोग करते थे सब। नहीं, अब नहीं ऐसा। छोटे छोटे शहरों से वो लोग आ रहे हैं। वो जो चेतना है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, वो अद्भुत चेतना है। वो आपको आश्वस्त करती है कि भारत अपने रास्ते पर है। कभी आप सोच सकते थे कि ऐसे अस्पताल, ऐसी सड़कें, ऐसे हाईवेज। मैं तो कई बार एयरपोर्ट जाता हूं तो एयरपोर्ट को निहारता हूं तो पूरा भारत मेरे सामने घूम जाता है। मुझे लगता है यही एक अकेला स्थान है जो भारत की प्रगति का एक कोण दिखाने वाले में सक्षम है। क्या हम कभी देश भर में मेट्रो का संजाल सोच सकते थे? नहीं। हम लोग उस भारत में आए जिसमें पूड़ी और आलू की सब्जी और आम का अचार लेके ट्रेन में बैठ जाते थे, 1 दिन 2 दिन में कहीं न कहीं पहुंची जाती थी। क्या
हमने सोचते थे वंदे भारत और ये सब, हर क्षेत्र में भारत के बड़े हॉस्पिटल लंदन, अमेरिका और यूके के बड़े हॉस्पिटल्स के एट पार हैं क्या? विदेश में मिलने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं जो भारत के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु में नहीं मिल रही। कोई चीज़ ऐसी नहीं। कोई चीज़ क्या हमने वो समय देखा जब टार्च की बैटरी भी स्मगल होके आती थी। क्या पेन भी स्मगल होके आता था, छोड़ी बाकी चीजें। क्या नेपाल से आया ये। क्या शर्ट का कपड़ा पॉलिस्टर स्मगल होके आता था। स्ट्रेच लॉन एक कपड़ा आया था पैंट का, स्मगल होके आता था। कोई सोच सकता था? नहीं। तो ये ऑल अराउंड जो तरक्की है और एहसास कमतरी भारत से खत्म हो रही है। नई पीढ़ी में कर सकते हैं, करेंगे, जीतेंगे, ये जो भाव है बड़ा भाव है। कोई 20 को नौकरी दे रहा है, कोई 200 को नौकरी दे रहा है, लेकिन वो नौकरी मांगने की लाइन में नहीं लगे ना, नौकरी देने वाले बने हुए। ये बड़ी चीज है। लोग पहले भी क्या हुआ, जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप रही थोड़ी बहुत, वो विदेश चले गए। मारवाड़ियों में रही तो चले गए, गुजरातियों में रही चले गए, सरदारों में रही तो कनेडा बना दिया उसको, कनाडा को कनेडा है। अब वो नहीं हो रहा है। यहीं रह के कुआं खोदेंगे और पानी निकालेंगे, ये भाव है भारत में। ये बड़ी चीज है जो मुझे लगता है कि संतोष करने लायक स्थिति है भारत की। बहुत, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चेतना का जागरण होना और जो एहसास कमतरी, जिसको हम लोग कह रहे हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उससे दूर वो, ये हम लोग भी महसूस करते हैं। और ठीक है, चीज़ें होती हैं, बगड़ती हैं, बनती, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जो बनी है ना, वो ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और यही शायद नए भारत की जो बुनियाद रख दी गई है और उसी के ऊपर अब हम ग्रो करते दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी हमने ऐसी बातें इस चर्चा में की जो सीखने लायक है, क्योंकि मन जब तक आप नहीं समझेंगे, देश का मन, लोगों का, लोकमानस का, तब तक आप इस देश समझ नहीं सकते हैं। और चूँकि मैं बिजनेस पॉलिटिक्स में पॉडकास्ट ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ द फादर ऑफ ऑल साइंसेस। बाकी सब राजनीति की चेरी हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है तो फिर मार्केट में, इकोनॉमी में कहीं कुछ पैसा वैसा बना नहीं पाओगे आप। तो राजनीति को इसीलिए मैं ज़रूरी है समझिए, क्योंकि पॉलिसी डिसाइड करती है। आप रोज़ सुबह उठ के ट्रंप के ट्वीट क्यों पढ़ते हैं? पॉलिटिक्स है वो। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसे लोगों से ज़रूर बातचीत करनी चाहिए जो हमें समझा सके कि देश कैसे चल रहा है। तो जो भी हमको बताया ना कि नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ, उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। आगे बढ़ते रहिए और अपनी तरक्की में अगर इस पॉडकास्ट से आपको 1% भी फ़ायदा हो तो मैं अपना प्रयास सफल मानूंगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई, इतनी बेहतरीन बातचीत करने के लिए। अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।